हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है लाइट, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर आपके लिए रहने वाला है। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहला जो कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, पहले ये कवर कर लेते हैं। इससे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लाइट है वो किस तरह की वेव है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्शन में नहीं मिलता, तो पूछते कि लाइट किस तरह की वेव है, तब आप बोलोगे लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। दो पॉइंट आपने सबसे पहले याद कर लिए। फिर तीसरा पॉइंट, स्टडी ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, तो ऑप्टिक्स को बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की मैक्सिमम स्पीड कहां पर होती है, लाइट की मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है। और ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में आएगा तो 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड रहती है। अब सन से अगर अर्थ तक लाइट को पहुंचना है तो कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है। या फिर आप कैलकुलेट करोगे तो 499 सेकंड्स का टाइम लगता है अगर लाइट को सन से लेके अर्थ तक पहुंचना है। लेकिन इसी तरीके से अगर लाइट को मून से, क्योंकि मून हमारे पास ही धरती है, तो मून से अगर अर्थ तक पहुंचना है तो 1 मिनट 29 सेकंड का टाइम लगता है, 1.29। 1 मिनट 29 सेकंड का टाइम यहाँ पे लगता है अगर लाइट को 1 मिनट 29 सेकंड अगर मून से लेके तो अर्थ तक पहुंचना है। पहले पर्सन जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करा, नाम था रोमर। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कैलकुलेशन 1676 में करी गई थी। अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूटन का कहना था कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो कुछ पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं कॉर्पुसेल्स। और प्लैंक का कहना था कि लाइट जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, एनर्जी की पैकेट्स की फॉर्म में होती है। इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं फोटॉन्स। ऐसे देखा जाए तो लाइट का नेचर कैसे, लाइट का ड्यूअल नेचर है, यानी कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में भी है और वेव की फॉर्म में भी चलती है। वेवलेंथ कितनी होती है विजिबल लाइट की, वो आपके सामने स्क्रीन में डाटा है, इसको एक बार देख लेना। जब लाइट किसी भी मेटल, जैसे पोटेशियम का एग्जांपल है, उस पर पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने। और जैसे लाइट एक ट्रैवल करते स्ट्रेट पाथ में, जो लाइट ट्रैवल करे स्ट्रेट पाथ में, इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब क्या है, कुछ लाइट्स का ग्रुप मान के चल लो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इसको बीम ऑफ लाइट को पेंसिल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। पहला केस क्या, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरह की लाइट्स है वो किसी एक पॉइंट में जाके मीट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दूसरी तरफ का एक पॉइंट है, यहाँ से अलग अलग तरह की लाइट्स बाहर की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं लाइट डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो कन्वर्जेंट आपको समझेगा एक जगह मीट करना, डाइवर्ज का मतलब एक पॉइंट से निकल के अलग अलग हो जाना, फैल जाना, इस तरह से। पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट कर रही है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम उसको बोलेंगे। मिरर क्या है, वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते उसे मिरर कहते हैं। आप सिंपल से मिरर लेके उसको पॉलिश नहीं कर रहा, तो आपको अगर यहाँ से देखोगे आपको दूसरी तरह को सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिश्ड है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको मिरर का नाम दे देते हो आप। अब मिरर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। जनरली हम घर में क्या यूज करते हैं, प्लेन मिरर हम जनरली घर में आपको देखने को मिलता ही है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, बिल्कुल प्लेन मिरर, जैसे आप अपनी शक्ल वगैरह भी देखते हो, अपने आपको देखते हो, वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो तो उसको प्लेन मिरर कहते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल टाइप की, उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। जैसे पहले प्लेन मिरर के बारे में समझ लेते हैं। अब प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। बट उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज वो इमेज होती है जब लाइट की रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, एक इमेज बनती है, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, रेज ऑफ लाइट मीट करती नहीं, बट हमें लगता है कि कहीं पे जाके मीट कर जाएंगे, बट एक्चुअली वो मीट करती नहीं। तो रियल इमेज जो है वो आप स्क्रीन पे बना सकते हो, बट वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे बनती नहीं है। जैसे सिनेमा हाउस की बात करेंगे, वहां पे आपको लगता है कि स्क्रीन के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है, तो वो रियल इमेज है। बट जैसे हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम मिरर के ऊपर नहीं, मिरर के अंदर कहीं पर जाके हैं, वो वर्चुअल इमेज आपकी बनती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। ये डिफरेंस था, और कुछ प्रॉपर्टीज थी रियल और वर्चुअल इमेजेस की।
अब हम बात करते हैं, प्लेन मिरर के बारे में समझ रहे थे, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जब भी इमेज बनेगी प्लेन मिरर से वो हमेशा वर्चुअल होगी, हमेशा एरेक्ट होगी, हमेशा सीधी इमेज बनेगी। जब सर ऊपर है तो ऊपर की तरफ ही दिखा करेगा, उल्टा नहीं दिखा करेगा, सर नीचे टांगे ऊपर, भूत की तरह नहीं बन जाओगे आप, ठीक है। तो इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से वो हमेशा वर्चुअल भी होती है, यानी कि स्क्रीन पे बनती नहीं है, बट अगर रियल इमेज होती है तो स्क्रीन पे बनती है, वर्चुअल भी होती है और एरेक्ट भी होती है। इमेज जो प्लेन मिरर में बनती है उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है। ये मिरर है, इस मिरर में अपने आप को देख रहे हो, साइज इतना है तो मिरर में आप इतने ही दिखोगे, आप बड़े छोटे नहीं दिखोगे। ये मैं प्लेन मिरर की बात करूं, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतनी ही इमेज की साइज बनती है। जो डिस्टेंस होता है, मान के चलो कि प्लेन मिरर है, आप यहाँ पे खड़े तो लेकर जो इमेज है वो भी मिरर से उतनी ही दूरी पर है। अगर आप पास आते जाओगे आपको लगेगा इमेज भी पास आ रही है ना। तो डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस देखने को मिलता है। वो जो इमेज बनती है वो लेटरली इनवर्ड होती है, लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। मतलब जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो राइट साइड में दिखता है, राइट का लेफ्ट में दिखता है। आप अपने आपको मिरर में देखते हो, आपको राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट आपको राइट दिखता है, तो वही लेटरल इन्वर्जन है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर की जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब प्लेन मिरर अगर सिंगल है तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन दो प्लेन मिरर की बात करेंगे, अगर इनको पैरेलल रख दिया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। बट इन्हीं दो प्लेन मिरर्स को मैंने क्या कर दिया, कुछ एंगल पे रख दिया। मान लो मैंने इस तरह से एंगल पे दो प्लेन मिरर को सेट कर दिया है। अब जो इमेजेस बनेंगी ना वो डिपेंड करेगा एंगल कितना आपने रखा इन दोनों मिरर के बीच का। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे सामने है, n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। थीटा मतलब एंगल और n मतलब नंबर ऑफ इमेजेस। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे थीटा की जगह बोलते हो 72 डिग्रीज में मैंने दोनों मिरर को रखा है। अब इस थीटा की जगह 72 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 360 अपॉन 72 जब आप सॉल्व करोगे आंसर 5 आता है। मतलब जो मेरे पास आंसर आया वो एक ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 सभी ऑड नंबर होते हैं। मतलब कि अगर ऑड नंबर मेरे सामने आ गया है तो आपको क्लियर समझ आ रहा है कि इमेजेस भी कितनी बनेगी, जो आंसर आया उतनी ही इमेजेस बनेगी। अगर 72 डिग्री में दो प्लेन मिरर को रखते हो 5 इमेजेस बनेगी। अगर आपका आंसर डिवाइड करने पे 3 आता तो आप क्या बोलते हैं कि 3 इमेजेस बनेगी। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, कुछ ऐसा एंगल होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी 60 डिग्री के एंगल पे रखा, अब डिवाइड करने पे आपका आंसर 6 आया। अब आप ये नहीं बोलोगे कि 6 इमेजेस बनेंगी। जब भी इवन नंबर आंसर आया करेगा ना तो जो आंसर में से 1 माइनस कर देना है, जैसे 6 में से 1 माइनस कर दो 5, 5 इमेजेस बनेगी। आपका आंसर आया 4, इवन नंबर है, आप 4 में से 1 माइनस करो 3, तो 3 इमेजेस बनेगी। ये कंसेप्ट आपको मैंने बताया। कैलकुलेशन कैसे करना, 360 अपॉन थीटा, ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर भी आपको मैंने बताया। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होती है। मान के जो ये मेरे पास मिरर है इसको यहाँ से पॉलिश करा हुआ है, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो जो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगी उसको कनकेव मिरर बोलेंगे, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब बाहर की तरफ होगी उसको हम कन्वेक्स मिरर बोल देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। और कनकेव मिरर की जब हम बात करते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, लाइट की रे सारी एक जगह में आके तो मीट करवाता है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि लाइट को फैलाने का काम करता है, डाइवर्ज करता है। ये दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। अब कनकेव मिरर को कहाँ कहाँ पे यूज कर जाता है, आप खुद सोचो। कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या है, लाइट को एक जगह पे फोकस करवाना है। सोलर अप्लायंसेस की बात करो, सोलर कुकर की बात करो, आप क्या चाहोगे, जितनी भी लाइट है वो एक जगह पे आके फोकस करे, तो आपको कन्वर्जिंग मिरर यूज करना पड़ेगा। तो क्या यूज करते हो, कनकेव मिरर। डॉक्टर्स एग्जामिन करते, डेंटिस्ट एग्जामिन करते, एक ही जगह पे फोकस करना तो चाहेंगे लाइट कन्वर्ज हो, कनकेव मिरर यूज करेंगे। सर्च लाइट हो गया, व्हीकल की हेडलाइट्स हो गई, शेविंग मिरर, इन सभी में कनकेव मिरर को यूज करते हैं। वैसे कन्वेक्स मिरर में आपको वाइडर व्यू चाहिए तो लाइट फैल जाए, वाइडर व्यू आपको मिले। जैसे रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, आपको व्हीकल से पीछे की तरफ देखना, छोटा सा मिरर है बट अच्छा तो मैक्सिमम पोर्शन कवर हो पीछे का, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे, आप वहां पे यूज करोगे कन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लैंप्स होती है, शॉप के सिक्योरिटी मिरर, सड़कों में मिरर लगे होते हैं, आपको बड़ा सा एंगल देते हैं, वो काफी एरिया कवर होता है, उसमें वाइडर व्यू होता है, आप वहां पे कन्वेक्स मिरर यूज करते हो, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। जब भी कनकेव मिरर से इमेज बनती है वो रियल बनती है और इनवर्टेड बनती है। लेकिन एक केस ऐसा भी आता है जब वर्चुअल इमेज भी आपको देखने को मिलती है, बट कन्वेक्स मिरर में हमेशा और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन हो गया, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल्स, अपनी लाइट है, इनको बोलते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दूसरी तरफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे मून, अर्थ, विनस, हमारे प्लेनेट हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, दीवार होगी, मैं हो गया, अपनी लाइट नहीं है हमारी, हमें लाइट चाहिए, तो हम क्या हैं, हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से लाइट क्या पास ऑन करते हैं, नहीं करती, इस हिसाब से लाइट को, ऑब्जेक्ट को तीन तरह से क्लासिफाई कर रहा होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो हो गया जो पूरी तरीके से लाइट को मतलब क्रॉस करने दें, दूसरी तरफ लाइट को पास होने दें, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, आपको इजिली इसके दूसरी तरफ दिख जाएगा, तो वो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि लाइट पास हो रही है। ट्रांसलूसेंट, लाइट तो पास होती है, पूरी तरीके से पास नहीं होती। जैसे एक ऑयल वाला पेपर हो गया या थिन शीट हो गई प्लास्टिक, आप उसके पार तो दिखेगा, दूसरी तरफ दिखेगा, बट थोड़ा डिम डिम सा दिखेगा आपको। ओपेक, जैसे लाइट क्रॉस, जैसे दीवार है, लाइट तो क्रॉस ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं दूसरी तरफ क्या, व्हाइट बोर्ड की दूसरी तरफ क्या, आपको लाइट क्रॉस ही नहीं हो रही, आपको पता ही नहीं है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे सामने आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला। एक्चुअली हुआ क्या, ये वीडियो जब मैं बना रहा था, मैं पहले वीडियो बना चुका था, 25 मिनट में वीडियो खत्म कर रहा था, बट बाद में आवाज का इशू हो गया, माइक की बैटरी लो थी, अब दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो वैसे एनर्जी नहीं है, बट हाँ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या, एक मिरर है, यहाँ पर क्या होता है, लाइट की ने स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक करती है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे मिरर है, जो लाइट की रे स्ट्राइक कर रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस चले गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे इन्होंने मीट करा, वहां से एक मैंने नॉर्मल बना दिया, इसको मैं परपेंडिकुलर बनाया, इसको नाम दे दिया नॉर्मल का। अब ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इसके बीच को एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। और लॉज क्या आता है इसका कि ये सभी रेज जो है वो एक ही प्लेन में राई करती हैं, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हुआ करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होने चाहिए। फिर रिफ्लेक्शन की हम बात करें, ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सरफेस स्मूथ होती है, जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उतने पे रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, जब हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, लाइट जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, रफ होती है, जितने एंगल से स्ट्राइक करते उतने एंगल से नहीं जा पाती, एंगल चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, रेगुलर को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये टर्म आपको पता होने चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब जैसे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, यहाँ पर लाइट मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, दोबारा से रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट स्ट्राइक करके दूसरी तरफ चली जाएगी, मतलब दूसरे मीडियम में चली जाएगी, लाइट क्रॉस कर जाती है, एक मीडियम में नहीं रहेगी। जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो बेंड हो जाती है। जैसे लाइट को स्ट्रेट जाना था, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन होता क्या है, लाइट स्ट्रेट जाने के बजाय वो बेंड कर जाती है। ये जो फिनोमिना है बेंडिंग ऑफ लाइट का, जब दो अलग मीडियम पे लाइट ट्रेवल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो था रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे भी क्या था, साइन, जब मैं एंगल ऑफ, यहाँ पे भी इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, बीच में नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पे कहते हैं जब आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे और उसको साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से डिवाइड करोगे, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आया करेगी, उसको के का नाम दे दे, इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी हम कहते हैं। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ से भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। वैसे एक आता है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें क्या कहते हैं कि जो लाइट, व्हाइट लाइट है, वो स्प्लिट बिखर जाती है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, इस फिनोमेना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका बेसिक से हमने प्रैक्टिकल करते हैं 9th-10th क्लास में, कि प्रिज्म लिया, प्रिज्म से व्हाइट लाइट को क्रॉस करवाते, जब व्हाइट लाइट वहां से क्रॉस करती है 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये जो बैंड बना 7 कलर्स का, इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें जो कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, विबग्योर पैटर्न होता है, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऊपर की तरफ जाओगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ होगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब रेड लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा चलते हैं। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, ये रीजन बनता है कि कोई भी डेंजरस सिग्नल है, एम्बुलेंस के ऊपर लाइट है, कहीं पे लिखा हुआ जो आपको जरूरी पढ़ना है, या ट्रैफिक सिग्नल में आपको रोकने के लिए रेड लाइट का यूज करा जाता है, वेवलेंथ ज्यादा है, दूर से भी कलर दिख जाता है।
आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो आपको ब्लू कलर दिखता है स्काई का, या सुबह शाम के टाइम पे आपको रेड कलर दिखता है सन का, ये सब कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना है। जैसे आपको मैंने कहा रेनबो की फॉर्मेशन होती है। रेनबो की फॉर्मेशन किस वजह से होती है, क्या फिनोमिना इसके पीछे का, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रेनबो के टाइम में क्या होता है, सूरज की लाइट व्हाइट लाइट का काम करती है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं, तो व्हाइट लाइट 7 कलर से बनती होती है। जैसे ही वो व्हाइट लाइट सन की लाइट वाटर ड्रॉपलेट से क्रॉस करती है तो आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। ये रेनबो जो है इसके पीछे की कहानी क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वैसे स्काई का ब्लू कलर है, रेड कलर सन का सुबह के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, इसके पीछे का रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्टार्स आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। फिर उसके बाद एडवांस सनराइज और सनसेट आपको देखने को मिलता है, डिले या एडवांस आपको देखने को मिलता है। पेंसिल वाटर में आपको टूटी हुई दिखती है, कॉइन अलग अलग पोजीशन में देखने को मिलता है। ये सब कुछ की वजह, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लाइट बेंड कर जाती है ना। और जब भी लाइट रियर से डेंसर मीडियम पे जाती है, मान चलो हवा है, हवा से पानी में जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, ये मेरे पास नॉर्मल आ गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। जब भी लाइट रियर से डेंसर मीडियम पे जाएगी हमेशा नॉर्मल की तरफ जाएगी, लेकिन जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। समझिए, रेयर से जब डेंसर पे आती है तो नॉर्मल की तरफ आती है, लेकिन डेंसर से रेयर पे जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। वैसे ही जो डायमंड स्पार्कल करते हैं या ऑप्टिकल फाइबर से किस फिनोमिना पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। अब 3 प्राइमरी कलर होते हैं, वो कौन सा है, रेड है, येलो है, ब्लू है। इन तीनों को प्राइमरी कलर क्यों बोला, क्योंकि बाकी जो कलर है वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए इन 3 कलर को हम प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी कलर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कौन से हो गए, जैसे पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज। अब पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज की बात करेंगे, ये जो कलर हैं ये इन प्राइमरी कलर्स को कंबाइन करने की वजह से बनते हैं। जैसे आप प्राइमरी में से रेड और ब्लू ले लो, इनको कंबाइन करने पे पर्पल कलर बनता है। आप प्राइमरी ब्लू और येलो को ले लो, इसको कंबाइन करने पे ग्रीन बनता है। वैसे येलो और रेड के कॉम्बिनेशन से ऑरेंज कलर बनता है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी कलर मिलके ही क्या बना रहे हैं, 3 सेकेंडरी कलर बना रहे हैं। और ये सेकेंडरी कलर जो है 3 मिला के तो आगे जाकर तो 6 टर्शियरी कलर्स और बनाते हैं। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन मेन प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर आपको याद रखने, कलर कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। बाकी मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अभी ह्यूमन आई में हमने लेंस वाले चैप्टर कवर करना है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, वहां से आपको थोड़े कंसेप्ट और क्लियर होंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी याद कर लेना। और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है रियल और इन्वर्टेड इमेज आपके सामने बनती है। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं आज के चैप्टर से, वो आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। वीडियो सही लगे तो शेयर करते जाइएगा। लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में करती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको देखने को मिलता है। इमेज जो प्लेन मिरर से बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट देखने को मिलती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये कौन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फॉर्मूला आपसे पूछ दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फिर एक उसी पे बेसिक न्यूमेरिकल भी बना हुआ है। रेनबो किसकी वजह से बनता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको मैंने बता दिया। जब लाइट सेपरेट होते हैं कंपोनेंट कलर सिस्टम क्या कहता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फाइबर ऑप्टिक्स किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। रेनबो की फॉर्मेशन कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिस्पर्जन। जब लाइट एंटर करती है एयर से वाटर में, ये बेंड किसकी तरफ करेगी, एयर एक रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर है। जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो हाँ टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आज का चैप्टर है वो आपका मैंने कंप्लीट करा है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर लिए। इस तरह से और भी वीडियो आपको करवाता जाऊंगा। फिलहाल आप सभी को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू और जय हिंद।